ज़ेनित्सु आगुत्सुमा अपने जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन स्लेयर है। इसमें बहुत से अदर कैरेक्टर्स भी हैं जैसे तांजिरो, इनोस्के, कानाओ और मुइचिरो। ज़ेनित्सु का डेमन स्लेइंग पोटेंशियल अदर हाशिरास के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है और ऐसा क्यों, आप ये वीडियो के एंड तक जरूर समझ जाओगे। बात करें ज़ेनित्सु के पास्ट की, जब उसने स्वॉर्ड यूज किया उससे पहले की, तो ज़ेनित्सु अपने दोस्तों तांजिरो और इनोस्के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। तांजिरो की फैमिली कोयला बेचकर गुजारा करते थे और पहाड़ों में रहते थे और इनोस्के बोर्स के साथ बड़ा हुआ था। वहीं ज़ेनित्सु मॉडर्न जापान में रहता था। वो कोई इशिकाई एनिमी का प्रोटैगनिस्ट तो नहीं है, तो अभी के मॉडर्न जापान जैसा नहीं, बल्कि ताइशु पीरियड की तरह जो 1912 से लेके 1926 के बीच में था। इसीलिए इनोस्के और तांजिरो से अलग ज़ेनित्सु को पता था कि ट्रेन क्या होता है और उसने इसकी कई बार सवारी भी की थी। इसीलिए माउंटेन्स में ट्रेनिंग करना उसके लिए काफी मुश्किल थी उसके दोस्तों के कंपैरिजन में। सिर्फ यही डिफरेंस नहीं था, उसका डेमन स्लेयर बनने का रीजन भी बहुत अलग था। इनोस्के और तांजिरो ने अपने फैमिली मेंबर्स खोए थे, लेकिन ज़ेनित्सु के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और वो बिना पेरेंट्स के भी बड़ा हुआ था। डेमन स्लेयर के ऑफिशियल पॉपुलैरिटी पोल में ज़ेनित्सु ही सबसे टॉप पर था। हमें सीरीज में उसके चाइल्डहुड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया है और डेमन स्लेयर जैसे एनिमे में सबसे टॉप पॉपुलर कैरेक्टर होना बहुत ही इंप्रेसिव है। और भाई वो प्रॉमिस्ड नेवरलैंड के पॉपुलैरिटी पोल में भी 29th नंबर पर आया था। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया क्योंकि वो सीरीज ही बिल्कुल अलग है। तो अब आप समझ रहे हो उसकी पॉपुलैरिटी को। ज़ेनित्सु ने डेमन स्लेयर की ट्रेनिंग उसकी 7 गर्लफ्रेंड की वजह से शुरू की थी। बिल्कुल सही, ज़ेनित्सु की 7 गर्लफ्रेंड थी जो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वो ज़ेनित्सु को गुलाम की तरह रखती थी और उसे टच भी करने नहीं देती थी। पब्लिकली उनका हाथ भी पकड़कर चलना ज़ेनित्सु को मना था और उनकी ही वजह से वो काफी कर्जे में भी आ गया था, जिसकी वजह से उसे काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ गया था। पर किस्मत से उसे एक बूढ़ा आदमी बचा लेता है और वो बूढ़ा आदमी फॉर्मर थंडर हाशिरा था, जिगोरो कुवाजिमा। और इसके बदले में ज़ेनित्सु को डेमन स्लेयर बनने के लिए ट्रेनिंग करना था, ये जानते हुए भी कि डेमन स्लेयर का काम कितना खतरनाक हो सकता है। आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप डेमन से लड़ना पसंद करेंगे या फिर उधार के टेंशन में रहना। ट्रेनिंग शुरू करने के कुछ समय बाद ही ज़ेनित्सु के साथ कुछ अनबिलीवेबल होता है। जब वो पेड़ पर होता है उसके ऊपर एक बिजली गिरती है और वो उसे सर्वाइव भी कर जाता है। ये सब कुछ बस एक जोक की तरह दिखाया गया था, लेकिन ज़ेनित्सु के लाइफ में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसकी वजह से ज़ेनित्सु के बाल पीले हो गए थे, जबकि वो एक सुंदर लड़की के साथ हाथ पीले करना चाहता था। जोक्स अपार्ट, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि डेमन स्लेयर के दुनिया में ऐसे नेचुरल फिनोमिनन बहुत ही पावरफुल एबिलिटीज और ट्रेड्स दे देते हैं। पहला है बर्थ ट्रेड। ये ट्रेड बहुत ही कम कैरेक्टर्स के पास है, जैसे मुजान, जिसका अपने माँ के पेट के अंदर होते हुए भी हार्ट बीट कई बार रुक गया था। द लव हाशिरा मित्सुरी जन्म से ही एक एवरेज पर्सन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट डेमन स्लेयर योरोइची ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को देखने की एबिलिटी के साथ जन्मा था और एक डेमन स्लेयर मार्क के साथ भी। तांजिरो भी एक स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग स्ट्रेंथ के साथ जन्मा था। इनोस्के भी वियर्डली अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को कंट्रोल कर सकता है और ज़ेनित्सु के पास स्किल थी कि उसकी हियरिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी। वो दूर दूर तक के डिस्टेंस के आवाज अच्छे से सुन लेता था। इन सभी रीजंस की वजह से ये सारे कैरेक्टर्स बाकियों से कई ज्यादा अलग हो जाते हैं। अब बात करें इन्वायरमेंटल ट्रेड्स की, तो मुजान पहला डेमन बनता है ब्लू स्पाइडर लिली खाने के बाद। मित्सुरी के बाल काले से पिंक और ग्रीन हो गए क्योंकि वो बहुत ज्यादा साकुरा मोची खाती थी। शिनोबू का अल्टर्ड बॉडी डेमन्स के लिए पॉइजनस हो गया था और ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो डेमन स्लेयर मार्क्स को मैनिफेस्ट कर चुके हैं और इसके लिए 200 बीट्स पर मिनट से भी ज्यादा का हार्ट बीट सर्वाइव करना पड़ता है और 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा बॉडी टेम्परेचर को बर्दाश्त करना पड़ता है। ज़ेनित्सु का एनवायरमेंटल कंडीशन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेचुरल फिनोमिनन है, लाइटनिंग। ये देखते हुए कि एक फ्लावर और एक फीवर क्या कर सकता है, तो ये मानना गलत नहीं होगा कि लाइटनिंग ने सिर्फ ज़ेनित्सु के बाल को ही चेंज नहीं किया होगा। इसके बाद ज़ेनित्सु का ट्रेनिंग भी काफी बदल गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि सिर्फ वही ट्रेनिंग नहीं कर रहा था, उसके साथ काइगाकू भी था, उसका सीनियर ट्रेनी और बुली। ज़ेनित्सु उसके साथ ट्रेनिंग फाइट करता था। काइगाकू उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, इसीलिए आप समझ सकते हैं कि वो ट्रेनिंग करते हुए भी उस पर कोई रहम नहीं दिखाता होगा। वहीं तांजिरो के पास एक बाउल्डर था साथ में ट्रेनिंग करने के लिए, जिसके साथ उसने दोस्ती कर ली और मरे हुए लोगों को भी देखा, जिसके बारे में सीरीज में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। कई लोग ये भी मानते हैं कि ज़ेनित्सु डरपोक है। ये सेंस भी बनाता है क्योंकि वो हमेशा रोता रहता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़ेनित्सु डरपोक है तो आप ज़ेनित्सु को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं समझते हो, क्योंकि ज़ेनित्सु बिल्कुल भी डरपोक नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ज़ेनित्सु खुद से नफरत करता है क्योंकि उसे खुद डर लगता है। इसी के साथ ज़ेनित्सु अपने दुख को छुपा भी नहीं पाता था। इसका मतलब ज़ेनित्सु खुले दिल का है और ऐसा उसने कभी प्रिटेंड भी नहीं किया कि वो कोई और है। और हमेशा डरते रहने के बाद भी ज़ेनित्सु ने कभी किसी को पीछे नहीं छोड़ा। शोइची के पीछे ड्रम हाउस में भी उसने उस बच्चे को बचाया और उस बच्चे को हिम्मत भी दी। ज़ेनित्सु को देखकर लगता है कि उस पर रिलाय नहीं किया जा सकता है,
इसीलिए सोइची खुद हिम्मत जुटाता है अपने दोस्तों को बचाने के लिए, और तांजीरो से बस थोड़ा सा ही बात करने के बाद ज़ेनित्सु समझ गया था कि तांजीरो बहुत काइंड और अच्छा इंसान है, और इस बात को सोचते हुए वो इनकरेज हो गया था। और इनोस्के से मार खाते हुए भी उसने नेजुको के बॉक्स को बचाया। उसे पता था कि उस बॉक्स के अंदर एक डेमन है। उसे ये भी लग रहा था कि नेजुको बहुत ही खतरनाक डीमन होगी, लेकिन फिर भी वो उसे बचाना नहीं छोड़ता है तांजीरो के लिए। अब अगर इनोस्के उसे मारकर उस समय बेहोश कर देता तो पता नहीं क्या होता। खैर ये एक अलग ही बात है। मेरा पॉइंट ये है कि ज़ेनित्सु एक अच्छा लड़का है जो अपने फीलिंग्स को क्लियर रखता है, और पूरे सीरीज में सबसे ज्यादा जेन्युइन रिएक्शंस ज़ेनित्सु के ही है। और जब वो पूरी तरह से डर जाता है वो बेहोश हो जाता है, बिल्कुल एक किलर वेल की तरह। ज़ेनित्सु अपने ब्रेन के आधे हिस्से को बंद कर देता है और अपने शरीर को सब कुछ संभालने देता है। ब्रेन के अदर पार्ट्स जो पेन, फियर और अदर सेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हियरिंग को छोड़कर वो सब कुछ नम हो जाता है। ये ज़ेनित्सु को हेल्प करता है एक अनरिस्ट्रिक्टेड मोड में जाने के लिए। ऐसा कुछ योरोइची नेचुरली पोजेस करता था। पहले तो वो इस मोड में कोई भी रिएक्शन नहीं देता था, फिर आगे सीरीज में हम देखते हैं कि वो नींद में भी बात कर पाने लगा, और सीरीज के एंड तक वो बिल्कुल ही फियरलेस बन जाता है। जहां बाकी सभी के पास क्रो था, ज़ेनित्सु के पास एक छोटा सा स्पैरो था जो कि बात भी नहीं कर पाता था। डेमन स्लेयर बनने के लिए भी एक टेस्ट पास करना पड़ता है, तो ज़ेनित्सु अब जिस पोजीशन में है वो भी काफी इंप्रेसिव है। ज़ेनित्सु के अजीब डेमन स्लेयर ट्रेनिंग का अजीब रिजल्ट भी है। ज़ेनित्सु थंडर ब्रीदिंग के सिर्फ एक ही फॉर्म को सीख पाया है, थंडर क्लैश एंड फ्लैश, जिसमें वो टारगेट के स्ट्रेट होके तेजी से आगे बढ़ता है और एक स्लैश में ही उसे खत्म कर देता है। पर थंडर ब्रीदिंग के 6 फॉर्म में से सिर्फ एक फॉर्म को भी मास्टर करने के बाद भी फॉर्मर हाशिरा ने उसे टेस्ट के लिए जाने दिया। वहीं फॉर्मर वाटर हाशिरा उरोकोदाकी ने तांजीरो को सभी फॉर्म सिखाने के बाद भेजा था, और मैं इस पे बेट लगा सकता हूँ कि ज़ेनित्सु ही पहला ऐसा स्लेयर होगा जिसने आंख बंद करके ही एग्जाम पास किए होंगे। कूल और इम्प्रेसिव बात तो ये है कि वो एक ही फॉर्म के 3 वेरिएशन यूज कर सकता है। 6 फोल्ड वो ये 6 टाइम यूज करता है बहुत ही स्पीड के साथ, और हर एक डैश के साथ उसका स्पीड बढ़ जाता है। 8 फोल्ड्स बिल्कुल 6 फोल्ड्स की तरह है, बस इसका 2 टाइम और बढ़ जाता है। वहीं गॉड स्पीड उसके फर्स्ट फॉर्म का बिल्कुल पीक है, जितना ज़ेनित्सु का बॉडी हैंडल कर सकता है। इसमें वो अपने पैरों के मसल्स को भी पुश करता है। ज़ेनित्सु इस अटैक के स्पीड को एक नए लेवल पर ले जाता है। पहले वो इस अटैक को सिर्फ 2 ही बार यूज कर सकता था, और सीरीज के एंड तक वो इसे 2 बार से भी ज्यादा यूज कर पाने लगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ज़ेनित्सु सिर्फ 16 साल का था, इसका मतलब वो अपने फिजिकल प्राइम के कोई भी नजदीक नहीं था, तो ये माना जा सकता है कि बड़े होने के बाद उसके मसल्स इस मूव को और हैंडल कर पाएंगे। और अब इस बात को समझिए कि ज़ेनित्सु का ये एस्पेक्ट कितना बैडएस है। अगर हम तलवारबाजी को बंदूकबाजी से चेंज कर दें तो ज़ेनित्सु एक स्पीडी शूटर के बराबर है जो सिर्फ हेड पर एम करते हैं। ज़ेनित्सु एक ऐसा स्लेयर है जो अपने स्वॉर्ड को अपोनेंट की उम्मीद से भी ज्यादा स्पीड से निकालता है, और जब तक अपोनेंट को रियलाइज होता है ज़ेनित्सु ने स्लैश कर चुका होता है। और जितना कुछ भी उसने किया है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज़ेनित्सु को अब भी कम समझते हैं क्योंकि उसने सिर्फ एक ही फॉर्म को मास्टर किया है, पर वो ये नहीं समझते कि ज़ेनित्सु का ये खुद का चॉइस था। जिगोरो ज़ेनित्सु के ग्रैंडफादर की तरह था और उसके आखिरी फैमिली मेंबर की तरह भी, इसीलिए वो ऐसा चाहता था कि ज़ेनित्सु थंडर ब्रीदिंग सीखे। और बहुत से ऐसे स्लेयर थे जो अपने ओरिजिनल ब्रीदिंग स्टाइल के साथ सूटेड नहीं थे। बहुत से हाशिरास जैसे मोइचीरो, टेंगेन, मित्सुरी, ओबोनाई, कानाओ और शिनोबो, सभी के पास अपने यूनिक ब्रीदिंग स्टाइल है जो ओरिजिनल से ही डिराइव्ड है, जो उन्हें पर्सनली काफी ज्यादा सूट करती है। टेंगेन का साउंड ब्रीदिंग थंडर ब्रीदिंग से ही बना था, तो ज़ेनित्सु अगर चाहता तो इसमें ट्रेन हो सकता था या फिर इसकी मदद से अपने लिए एक नया ब्रीदिंग स्टाइल बना सकता था। पर टेंगेन के साथ होना भी ज़ेनित्सु को काफी बेनिफिट देता है। उसके साथ रह के ज़ेनित्सु इस बात से इंस्पायर्ड था कि उसके पास 3 बीवी है और वो उन तीनों को एक साथ नेकेड देखना चाहता था। खैर वो 2 ब्रीदिंग स्टाइल परफॉर्म नहीं कर सकता था तांजीरो की तरह, जो सन और वाटर दोनों परफॉर्म करता है। उसने सिर्फ थंडर ब्रीदिंग को ही चुना। और अगर इस डिसीजन की बात करें तो ज़ेनित्सु ने सच में एक इनक्रेडिबल काम किया है। वो पहला इंसान है जिसने एक नया फॉर्म क्रिएट किया है थंडर ब्रीदिंग का, दी 7th फॉर्म होनोई काजुची नो कामी। इस फॉर्म में वो आगे बढ़ता है बिल्कुल स्पीड से, एक स्लो स्टांस में ही। इसके रिजल्ट में ये एक येलो ड्रैगन जैसा दिखता है, लाइटनिंग बोल्ट के शेप में। ज़ेनित्सु के बाद सिर्फ गियुई तोमियोका ही ऐसा कैरेक्टर है जिसने वाटर ब्रीदिंग का नया फॉर्म क्रिएट किया था। ज़ेनित्सु इस अटैक का यूज करके एक अपर रैंक डीमन को मारता है और एक हिस्ट्री भी क्रिएट करता है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि सीरीज के एंड तक ज़ेनित्सु ने डेमन स्लेयर मार्क को मैनिफेस्ट नहीं किया था, इसीलिए मुझे ये फीट बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगी। डेमन स्लेयर कॉप के हिस्ट्री में ज़ेनित्सु ही सिर्फ अकेला एक ऐसा स्लेयर है जिसने एक अपर रैंक डेमन को हराया, अकेले, वो भी बिना किसी डेमन स्लेयर मार्क के। और अगर ज़ेनित्सु को डेमन स्लेयर मार्क दे दिया जाए तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है और शायद स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक हो सकता है। उसका कंपैरिजन ऐसे हाशिरा से भी किया जा सकता है जो मर चुके हैं, क्योंकि एक डेमन स्लेयर मार्क काफी कुछ प्रोवाइड कर सकता है।
पहला, ये वेपन को ब्राइट रेड बना देता है और इसके अटैक से डेमन का रीजनरेशन बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है और वेपन के डैमेज पोटेंशियल को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। दूसरा, ये यूजर के फिजिकल स्ट्रेंथ को भी काफी ज्यादा बढ़ा देता है, करंट लेवल से 100 गुना ज्यादा। अगर हम तांजीरो के वर्ड्स के अकॉर्डिंग जाए तो जब मुइचीरो ने पहली बार डेमन स्लेयर मार्क को मैनिफेस्ट किया था, उसके हिसाब से डेमन स्लेयर मार्क यूजर की स्पीड को भी काफी ज्यादा बढ़ा देता है और इसके स्पीड को अपर रैंक डेमन के स्पीड से भी कंपेयर किया जा सकता है। और इतना तो हम सभी जानते हैं कि स्पीड कितना ज्यादा मायने रखता है ज़ेनित्सु के केस में। और तो और शायद इस मार्क से ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को भी देखा जा सकता है, एक एबिलिटी जो अलाउ करती है बॉडीज के इनर वर्किंग को देखने का, और ये वर्ल्ड के मूवमेंट्स को भी स्लो ऑब्जर्व करने में हेल्प करती है, जिससे रिएक्शन टाइम भी बढ़ जाता है और स्पीड बढ़ाने के लिए भी ये एक बोनस पॉइंट है। और ज़ेनित्सु के सेंसेस तो पहले से ही बहुत अच्छे हैं, वो दूसरे टाउन से लोगों के आवाज सुन सकता है और ऐसा पावर अप उसके अपोनेंट के लिए तो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इन सब के बिना भी ज़ेनित्सु एक ह्यूमन और एक डेमन के बीच फर्क बता सकता है, इमोशन, पर्सनैलिटी और किसी के थॉट्स को भी डिटेक्ट करके उसके अपोनेंट्स को लगता था कि वो फ्यूचर देख सकता है। इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ऑथर ने कहा कि नहीं, ज़ेनित्सु को नॉर्मल ही रखते हैं, उसे डेमन स्लेयर मार्क नहीं देते हैं, वरना वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाना।